हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं भाई क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और डिस्कस करने जा रहे हैं भाई अपनी क्लास 12th की सोशियोलॉजी के बारे में। चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। ये हमारा सेकंड बुक चल रही है। पहली बुक के सभी चैप्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सभी चैप्टर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेकआउट करना। सेकेंड बुक का भी हमने भाई पहला और दूसरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। तीसरा जो है वो हमारा इस बार नहीं आ रहा है, फिर भी हमने वो क्या है रिकॉर्ड कर दिया है, तो जिनके में आ रहा है जिस बोर्ड में वो देख सकते हैं। मंडे से सैटरडे रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं भाई। आज जो हमारा चैप्टर वो है पार्ट नंबर 4, ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। पार्ट 1 होगा, इसका 2 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज एक पार्ट और कल दूसरा पार्ट। उसका लिंक भी हम ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसके जो सभी नोट्स हैं, यानी जो ये पूरी पीपीटी है, इसके जो नोट्स वगैरह है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो भाई उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज और अदर कंटेंट जो भी चाहिए हो आपको, चाहे लास्ट ईयर पेपर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और 11th और 12th के लिए सभी मेजर सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। सभी नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो चेकआउट बिल्कुल कीजिएगा चैनल को, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आज के चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे ग्रामीण संरचना के बारे में। तो सबसे पहले आज हम ये सभी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। और आजादी के बाद ग्रामीण संरचना में, भारत की जो ग्रामीण संरचना उसमें क्या परिवर्तन आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ये आजादी से पहले का है सब कुछ, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं भाई जरा। तो ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चैप्टर में बताने की क्या कोशिश की गई है। तो देखो, भारत शुरू से ही एक ग्रामीण देश रहा है। वर्तमान में भी भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो हमारी जनसंख्या का लगभग 67% जो हिस्सा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। अब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है ना कि जो जनसंख्या होती है उसका ज्यादा भाग कृषि में लगा होता है। किस पर आधारित होता है? कृषि पर। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का भी जो एक बड़ा हिस्सा है वो किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है, यानी वो कृषि कार्य करता है। इसी वजह से भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, यानी भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। अब भारत में अगर हम देखें तो कृषि सिर्फ एक रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोजगार के लिए लोग कृषि करते हैं, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका भी है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई? देखो, जैसे भारत के अंदर कई क्षेत्रों में कृषि संबंधित कई त्योहार भी मनाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें, पोंगल हो गया, मकर संक्रांति, बैसाखी, ये कृषि से संबंधित कई त्योहार भी है। तो ये सिर्फ रोजगार नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। और भारतीय संस्कृति और कृषि दोनों में हमें गहरा संबंध देखने को मिलता है। अगर इसी के आगे हम देखें भाई, तो अब हमें बात करनी है कि ये कृषक संरचना कैसी है। देखो, जो कृषि करता है वो कौन कहलाता है? कृषक, यानी जो आपका किसान होता है। कृषक का मतलब क्या होता है भाई? किसान। तो किसान की संरचना का मतलब क्या है? किसान की संरचना का मतलब है कि भाई हमारे देश में कितने प्रकार के किसान हैं भूमि के अनुसार, कि भाई किसके पास कितनी जमीन है, उसके हिसाब से हम किसानों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो कृषक संरचना देश में भूमि के बंटवारे से संबंधित है। यानी अगर हम देखें तो भारत में जो अलग अलग लोग हैं उनके बीच में भूमि का बंटवारा असमान है। कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी जमीन है, जबकि अन्य कई क्षेत्रों में लोगों के पास ना के बराबर जमीन है। तो इसी के आधार पर जो कृषक है उनको 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटते हैं भाई? 5 भागों में। पहले तो हैं बड़े भूस्वामी। अब बड़े भूस्वामी कौन है भाई? वह हैं जिनके पास अत्यधिक मात्रा में भूमि है। जो पहले क्या थे? अंग्रेजों के दौर में जमींदार वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, और अब ये क्या बन गए? बड़े भूस्वामी बन गए, यानी इनके पास बड़ी मात्रा में जमीन है शुरुआत से ही, यानी उसी दौर से ये क्या है भाई? अपनी भूमि से अच्छा खासा लाभ कमाते हुए आ रहे हैं। दूसरे हमारे आते हैं मध्यम भूस्वामी। मध्यम भूस्वामियों के पास मध्यम मात्रा में भूमि होती है, जिससे ये अपना जीवन यापन कर लेते हैं, यानी अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं और कुछ लाभ कमा लेते हैं। ठीक है। तीसरे हमारे हैं सीमांत भूस्वामी। ये वो भूस्वामी है जिनके पास काफी कम जमीन होती है, यानी पहले जिन पे बहुत सारी है, दूसरे जिनके पास ठीक ठाक है, यानी मीडियम है, और तीसरे कौन से? जिनके पास काफी कम जमीन है। इस जमीन पर खेती करके वह सिर्फ अपनी आवश्यकता पूरी कर पाते हैं, परंतु इतनी फसल नहीं उगा पाते कि उसे बेचकर क्या कर सके? लाभ कमा सके। ठीक है। चौथे कौन से आते हैं भाई हमारे? चौथे हैं भूमिहीन मजदूर। यानी ये वह लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है, ये दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, वहां से मजदूरी कमाते हैं और उससे अपना क्या करते हैं भाई? जीवन यापन करते हैं। इनका जो रोजगार है वो असुरक्षित होता है, क्योंकि जो ज्यादातर भूमिहीन मजदूर हैं वो रोजाना काम करने वाले होते हैं।
और दैनिक आधार पर उन्हें मजदूरी मिलती है। अब किसी दिन काम मिला, किसी दिन काम नहीं मिला, तो इसीलिए इनका रोजगार क्या होता है, असुरक्षित होता है। और पांचवे होते हैं हमारे पास काश्तकार या पट्टेदार। ये वह कृषक है जो भूस्वामी से जमीन उधार पर लेकर उस पर कृषि करते हैं। तो देखो ये तो वो थे जो उनके वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये जो भूस्वामी है, जैसे मान लो वो बड़े बड़े भूस्वामी थे, उनसे जमीन को किराए पर ले लेते हैं, ठीक है भाई, फिर वहां पर कृषि करते हैं और कृषि से जो लाभ होता है उसे क्या करते हैं भाई, अपना जीवन यापन करते हैं और बाकी रेंट दे देते हैं, किराया दे देते हैं। किसका किराया देते हैं भाई, जमीन का, ठीक है। तो इनकी आमदनी भूस्वामियों से कम होती है, क्योंकि इन्हें अपनी आमदनी यानी जो भी इन्होंने कमाया कृषि का, उसमें से 50 से 70% तो भूस्वामियों को किराए के रूप में देना पड़ जाता है। तो ये 5 रूप से, मुख्य रूप से क्या है भाई, कृषक होते हैं। अगर हम महिलाओं की स्थिति देखें तो क्योंकि देखो भारत एक ग्रामीण समाज है, ठीक है भाई, शुरुआत में था, अब तो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो भारत के ग्रामीण समाज को देखें तो भाई वो अमीर होता है जिसके पास ज्यादा जमीन है, ठीक है। और क्योंकि महिलाओं को शुरू से ही जमीन का अधिकार नहीं मिला है हमारे देश में, पितृवंशिक समाज है हमारा, पिता से पुत्र और फिर उससे उसके पुत्र को जमीन मिलती है। तो इसी वजह से महिलाओं की स्थिति क्या रही है भाई, इस मामले में शुरू से ही खराब रही है। जमीन के अधिकार के मामले पर या भूमि पर अधिकार के मामले में महिलाओं की स्थिति शुरू से खराब रही है, क्योंकि पितृवंशिक समाज होने की वजह से महिलाओं को कभी भी भूमि पर अधिकार नहीं मिल पाया, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें कि ग्रामीण समाज में जाति और वर्ग की क्या स्थिति होती है, तो देखो अभी तक हमने ये समझ लिया कि ग्रामीण समाज है क्या, ठीक है। भारतीय ग्रामीण समाज का मतलब जो कृषक समाज है, जो ज्यादातर कृषि करते हैं गांव में। फिर हमने समझा कि कितने प्रकार के कृषक हैं, फिर हमने समझा कि भाई महिलाओं की क्या स्थिति है, और अब हम समझ रहे हैं कि इसी ग्रामीण समाज में यानी जो ये गांव का समाज है उसमें जाति और वर्ग की क्या स्थिति है। तो देखो भारतीय ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था का प्रभाव शुरू से रहा है। वर्तमान की आधुनिक व्यवस्थाएं भी इस प्रभाव को कम नहीं कर पाई, यानी देखो उस दौर से लेकर इस दौर तक हमें प्रभाव देखने को मिलता है। किसका प्रभाव देखने को मिलता है भाई, जाति व्यवस्था का। भले ही अभी हम कितने भी मॉडर्न हो गए हैं, बट फिर भी अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जाति का प्रभाव अभी भी हम देख सकते हैं। भारत में कृषि की संरचना को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत में प्रबल जातियों के पास अधिक भूमि है, यानी जो जाति उच्च मानी जाती हैं, जो ज्यादा शक्तिशाली जातियां, उनके पास जमीन भी ज्यादा है, यानी वो आर्थिक रूप से भी क्या है, मजबूत है। अब प्रबल जातियां कौन सी हैं भाई, प्रबल जातियां वह जातियां हैं जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से अन्य जातियों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, उनके पास जमीन भी ज्यादा होती है, तो वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे कर्नाटक में लिंगायत हो गए, आंध्र प्रदेश में कम्मास और रेड्डी हो गए, पंजाब में जाट हो गए, उत्तर प्रदेश में जाट और राजपूत हो गए, तो ये सब क्या है, ये सब प्रबल जातियां हैं, इनके पास जमीन भी ज्यादा है, ठीक है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में सभी प्रकार के संसाधनों का स्वामित्व कुछ व्यक्तियों के पास होता है और क्षेत्र के अन्य लोग मजदूर के रूप में उन व्यक्तियों के पास काम करते हैं। अब देखो ऐसा ही है, ठीक है भाई, कि हमारे देश में ऐसा है कि मान लीजिए एक गांव है तो उसकी ज्यादातर जमीन किन्हीं 2 या 4 लोगों के पास होंगी, और बाकी के जो लोग होंगे वो इन 2 या 4 लोगों के खेतों पर, उनकी जमीन पर मजदूरों के रूप में काम करेंगे। तो इससे इन 2-4 लोगों को लाभ होगा, बाकी लोगों की स्थिति क्या होगी, खराब बनी रहेगी। तो ये आपको समझना है कि ग्रामीण स्थिति किस प्रकार की होती है। औपनिवेशिक भारत और ग्रामीण समाज। औपनिवेशिक भारत का मतलब क्या है भाई, ये वो दौर है जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे, यानी जब अंग्रेज थे, तो उस दौर में भारत की क्या स्थिति थी और हमारा ग्रामीण समाज कैसा था, ठीक है। तो इस बारे में हम देखें तो जब अंग्रेज भारत में आए तो भाई उनका मेन मोटिव क्या था, लाभ कमाना। अब लाभ कमाने के लिए उन्होंने क्षेत्र पर कब्जा किया और वहां पर किसानों से कर वसूलना शुरू किया। क्या किया भाई, किसानों से कर वसूलना शुरू किया, ठीक है। तो औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा कृषि संबंधित कई नई कर व्यवस्थाएं लागू की गई, यानी कई नए कर लगाए गए, जिससे भारतीय कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे अगर हम देखें तो 3 प्रकार के कर उस दौर में लगाए गए थे। पहला था इस्तेमरारी बंदोबस्त, इसका नाम याद रखना, इसे जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा था महालवाड़ी। तो एक एक करके देखेंगे इनके बारे में कि कौन कौन से कर थे। तो सबसे पहले देखते हैं इस्तेमरारी बंदोबस्त क्या था। इस्तेमरारी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसे 1793 में चार्ल्स कार्निवालिस द्वारा लागू किया गया था, यानी एक प्रकार का टैक्स था जिसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। अब उस दौर में अगर हम देखें तो जो बंगाल है ना भाई, अभी हम पश्चिम बंगाल देखते हैं, आपको पता होगा कि आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा कि पहले बांग्लादेश भी उसी का हिस्सा था। तो भाई वर्तमान में जो उस दौर में जो बंगाल था उसके अंदर बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र आता था, यानी इतना बड़ा क्षेत्र था वो। इसी क्षेत्र में इस्तेमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था, यानी जो बंगाल का क्षेत्र था। अब यहां पर क्या किया अंग्रेजों ने कि जमींदारों को नियुक्त कर दिया। तो जैसे मान लीजिए अब अंग्रेज थे, उन्होंने किसी क्षेत्र पर कब्जा किया,
ठीक है। तो अंग्रेजों से पहले जो वहां पर नवाब हुआ करते थे, पुराने राजा होते थे, साहूकार होते थे, ठीक है, उनको क्या किया अंग्रेजों ने, जमींदार बना दिया। क्या बना दिया? जमींदार। अब जो ये जमींदार थे इनको कुछ गांव दे दिए जहां से वह क्या करते थे, कर इकट्ठा करते थे, और उसके बाद वो एक निश्चित रकम क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों को सौंप दिया करते थे। जमींदार किसानों से अपनी इच्छा अनुसार कितना भी कर वसूल सकते थे, और इस व्यवस्था को ही क्या कहा गया भाई, स्थायी बंदोबस्त कहा गया, क्योंकि इसमें जमींदारों को एक स्थायी रकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी, और इसे जमींदारी व्यवस्था इसीलिए कहा गया क्योंकि इस व्यवस्था में जमींदार क्या थे भाई, महत्वपूर्ण थे। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है तुम्हारे को। क्या था बेसिक, कि भाई इस्तेमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों को नियुक्त किया। वो जमींदार क्या थे, किसानों से कर लेते थे, अब वो जितना मर्जी ले सकते थे, बस उन्हें एक निश्चित रकम किसे देनी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी। तो इससे जमींदारों ने क्या किया भाई, वो किसानों पर ज्यादा दबाव बनाते थे, जिससे किसानों का शोषण होता था, और जमींदार जो एक्स्ट्रा पैसे लेते थे उससे अपना मौज मस्ती किया करते थे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या हुआ कि किसानों का शोषण हुआ। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे 1820 में टॉमस मुनरो ने लागू किया था। यह व्यवस्था भारत के दक्कन क्षेत्र में लागू की गई थी। जो दक्कन क्षेत्र है वहां पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें क्या होता था, इसमें किसान, देखो रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, तो वो किसान जो था वो स्वयं जाकर अपना कर जमा करवाता था, किसके पास भाई, सरकार के पास। यानी उस दौर में जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके पास जाकर जमा कराता था। तो इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी कहा गया, क्योंकि रैयत का अर्थ किसान होता है और किसान खुद जाकर जमा करा रहा था, इसलिए इसे क्या कहा गया, रैयतवाड़ी कहा गया। नेक्स्ट थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी भाई, इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा 1833 में लागू किया गया। अब इस व्यवस्था में क्या होता था, एक व्यक्ति पूरे गांव का कर इकट्ठा करता था। यानी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति होता था, वो पूरे गांव का कर इकट्ठा कर लेता था और फिर उसे अंग्रेजी शासन को जमा करा देता था। यानी पहले जमींदारी व्यवस्था में उन्होंने जमींदार नियुक्त किए थे, दूसरी वाली के अंदर कोई था ही नहीं, किसान खुद जाते थे जमा करा देते थे, और तीसरी वाली में क्या था भाई, कि यहां पर एक व्यक्ति होता था जो पूरे गांव का कर इकट्ठा कर लेता था और फिर उसे अंग्रेजों को क्या करता था, जाकर जमा करवा देता था। इसे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसे महालवाड़ी क्यों कहा गया, क्योंकि महाल का अर्थ गांव होता है और पूरे गांव का कर इकट्ठा हो रहा था ना, तो इस वजह से उसे क्या कहा गया था भाई, महालवाड़ी कहा गया था। ठीक है, तो ये बातें हमें यहां तक क्लियर हो जाती है ना भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो इतने टॉपिक्स अभी हमें पार्ट 1 के अंदर डिस्कस करने थे। मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूं कि क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक। तो भाई इसमें से यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है, यानी अंग्रेजी शासन से, यानी आजादी से पहले क्या स्थिति थी वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भाई स्वतंत्र भारत में क्या क्या भूमि सुधार हुए, हरित क्रांति कैसे आई, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, संविदा खेती क्या थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई, और भारत में आखिर किसानों की आत्महत्या के मुख्य कारण क्या है। इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे पार्ट 2 में। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना भाई, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। इसके नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी नोट्स सेंड कर दिए जाते हैं हर क्लास के बाद। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्रिस क्रॉस क्लासेस सर्च करें टेलीग्राम पे, या उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 8510949825 इस नंबर पर मैसेज कर दें और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और रेगुलरली सेशंस को ज्वाइन करें ताकि तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।